Hello everyone, welcome to the Manolo classes in the session of Daily News Analysis. Today is 4th of April 2025. I am Naresh Sharma going to discuss with you the current affairs of the day. So first of all, we are going to have the discussion regarding the trade war. This was appeared on the front page of The Hindu. The article is Donald Trump launches trade war. डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ट्रेड वॉर लॉन्च कर दिया है। अब देखते हैं क्या क्या इससे रिगार्डिंग और इससे रिलेटेड रेलेवेंट पॉइंट्स है। रेंजिंग फ्रॉम 10% 49% ऑन यूएस इंपोर्ट्स फ्रॉम वेरियस ट्रेडिंग पार्टनर्स मींस यूएसए ने जो टैरिफ्स लगाए हैं अपने यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट उनके यहाँ पे इंपोर्ट होंगे वो चाहे किसी भी कंट्री से हो, जो बेस टैरिफ है 10% कर दिया है सारे प्रोडक्ट्स पर। वो किसी भी कंट्री से आएगा, मिनिमम 10% टैरिफ तो उस पर लगेगा। बाकी मैक्सिमम लिमिट 49% तक जा रही है। वो डिपेंड करता है कि किस कंट्री पर इन्होंने कितना टैरिफ जो है लगाया है। जैसे चाइना के प्रोडक्ट्स पर इन्होंने टैरिफ लगाया है 34%, ठीक है। वहीं ईयू का अगर हम देखें तो 20% तक जाता है। वियतनाम का 48% तक जाता है। ताइवान हो गया, जापान हो गया, साउथ कोरिया, इंडिया। अपने इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडियन प्रोडक्ट्स पर जो टैक्स रहने वाला है, इंपोर्ट ड्यूटी जो रहने वाली है, वो 27% तक रहने वाली है। सो ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स पर डिपेंड करेगा कि वो कैसा प्रोडक्ट है और उस पर किस कंट्री से आया है, उसी के अकॉर्डिंग उस पर टैक्स लगने वाला है। तो इंडिया पर जो टैक्स है वो 27% का टैरिफ इंडिया पर लगाया है। हालांकि गजब की बात तो ये है कि अभी यूएसए के साथ में हमारी जो है ट्रेड को लेकर के, ट्रेड से रिलेटेड एग्रीमेंट्स को लेकर के हमारी जो बातचीत है, टॉक्स हैं, डिस्कशंस हैं, डेलिब्रेशंस हैं, वो अभी भी कंटिन्यूस है। अब इस पर इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है? तो कॉमर्स मिनिस्ट्री है, उन्होंने कहा है कि हम एप्लीकेशंस को एग्जामिन कर रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम रिएक्ट करेंगे। और मिनिस्ट्री का कहना है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, मीन्स जो व्यापारी हैं, ट्रेडर्स हैं, इंडियन इंडस्ट्री के जो लोग हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, उन सबसे डिस्कशन करके फिर हम कोई रिएक्शन करेंगे। इंडिया इसके जितने भी पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज हैं, मीन्स नए टैक्स की वजह से, नए सिस्टम की वजह से ऐसा भी होगा कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी इंडिया को, है ना। वो कैसे मिलेंगी वो देख लेंगे हम, बिकॉज यूएसए ने जो टैक्स लगाया है सारे कंट्रीज पर इक्वल नहीं है। तो कई केसेस में ऐसा होगा कि इंडिया का कोई एक ए प्रोडक्ट, उस पर हम 27% का टैक्स देंगे यूएसए को। वही सेम प्रोडक्ट अगर ताइवान से आ रहा होगा तो उस पर हो सकता है 48% का टैक्स हो, ठीक है, सेम प्रोडक्ट पर। तो हो सकता है हमारा प्रोडक्ट यूएसए में और अच्छे से हम उसको सेल कर पाए, क्योंकि कंपैरेटिवली टैक्स तो इंडिया पर कम ही रहेगा। The country values its comprehensive global strategic partnership with the US. इंडिया का कहना है कि देखो हम वैल्यू जो है उनका रिस्पेक्ट रखते हैं कि कॉम्प्रहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो यूएसए के साथ में हमारी है, and will continue discussions for a bilateral trade agreement aiming to raise trade to $500 billion by 2030 तक। मींस जो यूएसए ने टैक्स लगाया है वो वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज पर डिफरेंट डिफरेंट जो है स्लैब्स में टैक्स होगा। इंडिया का कहना है कि हम बहुत जल्दी यूएसए के साथ में बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे। तो बीटी अगर होगा तो उसमें बहुत सारा बेनिफिट इंडिया को होगा, क्योंकि इंडिया और यूएस फिर एक दूसरे के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि किसके प्रोडक्ट पर कितना टैक्स होगा। ग्लोबल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो चाइना, ईयू, कनाडा, इन्होंने कहा है कि हम काउंटर मेजर्स को जो है हमें अब जो है लेकर के आएंगे और उसका हम शपथ लेते हैं, वो करते हैं, है ना। तो हम उसको जरूर इसका काउंटर करेंगे। जापान और साउथ कोरिया, इनका कहना है कि भाई ये जो टैरिफ्स लगाए हैं यूएसए ने, ये रेग्रेटेबल है, मींस बड़े चिंतनीय है, दुख है। ट्रम्प का रीजनिंग क्या है सबके पीछे में, जब सारे वर्ल्ड में
अगर इसकी वजह से ट्रेड वॉर स्टार्ट हो जाएगा, डिफरेंट कंट्रीज पलट करके डिफरेंट कंट्रीज पर इंक्लूडिंग यूएसए पर स्पेशली टैक्स लगाएंगे, तो इसका इम्पैक्ट नो डाउट वर्ल्ड की जो जो ट्रेड है, जो सप्लाई चेन है, उस पर जो है देखने को मिलेगा। ट्रम्प इसके लिए क्या रीजनिंग देते हैं? ट्रम्प का कहना है कि द टैरिफ्स आर पार्ट ऑफ ब्रॉडर एफर्ट टू एड्रेस द यूएसएस persistent trade deficits labeled as national emergency। बोला हम जितने कंट्रीज के साथ में ट्रेड कर रहे थे, हमको लगातार ट्रेड डेफिसिट हो रहा है डिफरेंट कंट्रीज के साथ में, और ये एक तरह से एक नेशनल इमरजेंसी है, हम इसको दूर करेंगे। ट्रम्प इन्वोक्ड, और इस सब के लिए ये एक एक्ट है जिसका नाम है, यूएसए में ही एक लॉ है जिसका नाम है इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट 1977 टू इम्प्लीमेंट दीज टैरिफ्स। तो उसका इन्होंने यूज किया है। तो कुल मिलाकर के यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इस ट्रेड जो डेफिसिट है डिफरेंट कंट्रीज के साथ में, उसको इमरजेंसी की तरह देखा है, और उन्होंने ये डिफरेंट टैरिफ्स कंट्रीज पर लगा दिए हैं। 10% का बेसलाइन टैरिफ सारे कंट्रीज पर है, ठीक है, जो कि 5 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, इट मीन कल से स्टार्ट हो जाएगा। हायर इंडिविजुअलाइज्ड टैरिफ फॉर कंट्रीज विद लार्जेस्ट ट्रेड डेफिसिट विल टेक फ्रॉम 9th ऑफ अप्रैल से। ऐसे कंट्री जिनके साथ में यूएसए का जो ट्रेड डेफिसिट ज्यादा है, उन पर 9th अप्रैल से डिफरेंट जो टैक्सेस होंगे वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। मार्केट की रिएक्शन की अगर हम बात करें, तो ग्लोबल जो मार्केट है उसमें हम देखें कि जापान का जो जो शेयर मार्केट जो है, उसकी अगर हम बात करें तो वो 4% जो है डाउन चला गया। यूरोपियन मार्केट में 2% का डाउन हुआ। इंडिया का जो सेंसेक्स है उसमें 300 से भी ज्यादा पॉइंट का डाउन फाइल रहा, और ऐसे ही हमारे इंडिया के जो निफ्टी है उसमें भी बहुत सारा डाउनफॉल तो देखने को मिला। इवन आज भी अभी अगर मॉर्निंग में चेक किया हमने, तो मार्केट डाउन जा रहा था। यूएस की अगर हम बात करें, तो उनका खुद का जो डो जोन्स जो है वो भी 3% डाउन हो गया। नेस्डैक है वो भी 4% गिर गया। ट्रम्प का जस्टिफिकेशन ये है कि भाई देखो, हमारी जो बातचीत बीटीए के लिए चल रही है, वो 27% तो हम फिर भी लगाएंगे, बिकॉज क्योंकि 52% टैक्स इंडिया लगाता है हमारे प्रोडक्ट पर। बाकी बातचीत जो इंडिया की और यूएसए की चल रही है वो चलती रहने दो। मीन्स जहां एक तरफ इंडिया हमारे प्रोडक्ट्स पर 52% का टैक्स लगा रहा है, वहीं यूएसए कम से कम 27% लगा रहा है, तो अभी भी हमारे से तो फिर भी कम ही है, जो है अराउंड 50% ही है। तो ये तो रहा आज का इस टॉपिक का डिस्कशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और ये नेक्स्ट करंट अफेयर का न्यूज है। सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स कैंसिलेशन ऑफ टीचर अपॉइंटमेंट्स। हुआ क्या था, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड ये था कि 2016 में वेस्ट बंगाल में स्कूल सर्विस कमीशन ने टीचर्स की एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाली थी, और उसमें टीचर्स को अपॉइंट किया था। लेकिन वो उसमें हुआ था एक स्कैम, और वो था कैश फॉर जॉब रिक्रूटमेंट। मीन्स जो भी लोग गवर्नमेंट टीचर बने थे, उनसे बहुत सारा कैश लिया गया था, तब जाकर के उनको गवर्नमेंट के स्कूल्स में अपॉइंटमेंट मिला था। और ये कोई थोड़े बहुत नहीं, इतने 23,123 अपॉइंटमेंट्स हुए थे, है ना, कब 2016 में। अब इसके अगेंस्ट में कब केस हुआ कि भाई इसमें तो स्कैम हो गया, तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, या इस ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस थी उसके अगेंस्ट में केस फाइल हुआ था कैलकाटा हाई कोर्ट में। कैलकाटा हाई कोर्ट ने अप्रैल 22 2024 को इस प्रोसेस को, मींस ये जिस प्रोसेस के थ्रू इन टीचर्स का अपॉइंटमेंट हुआ था, उसको कैंसिल कर दिया, और बोल दिया कि भाई ये जितने भी टीचर्स अपॉइंट हुए हैं, उसकी जो प्रोसेस थी वो टेंटेड थी, बेकार थी, वो एक स्कैम था, और सारे के सारे टीचर्स का जो अपॉइंटमेंट है हम उसको कैंसिल करते हैं, इनकी छुट्टी करो, इनको निकालो टीचिंग से। ठीक है, इसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट कहाँ पहुंच गई, सुप्रीम कोर्ट, या वो टीचर्स वगैरह भी कहाँ पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी रिसेंटली कल ये जो इतने सारे टीचर्स हैं, इन सबकी जॉब्स को क्या बोल दिया, ये बोल दिया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है हम उसको मानते हैं, और उन्होंने ऑर्डर को ठीक किया था। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को ये चेंज करने से मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। इट मींस अब ये 23,000 जो टीचर्स हैं, इनको स्कूल से निकाल दिया जाएगा,
दे विल बी डिसमिस्ड। ठीक है। हालांकि अब इसको लेकर के बहुत सारे टीचर्स परेशान है, फैमिलीज परेशान है कि भाई जो है 2026 में इनका अपॉइंटमेंट हुआ, सॉरी 2016 में, तो आज ये 2025 में जाकर के इनका अपॉइंटमेंट डिसमिस होगा। अराउंड 9 इयर्स हो गए इनको सर्विस करते करते। अब ये कहाँ जाएंगे? मैं देखो, आपका हो सकता है ये मानना हो कि नहीं यार इतना टाइम हो गया तो इनको कहाँ जाना चाहिए। तो बेसिकली जो लोग फ्रॉड करते हैं, स्कैम के थ्रू किसी जो है अपॉइंटमेंट को पा लेते हैं, किसी पोस्ट को अचीव कर लेते हैं, चाहे 20 इयर्स हो जाए, 35 इयर्स हो जाए, 40 इयर्स हो जाए, जो लोग भी फ्रॉड करके उस पद को, उस पोस्ट को अचीव करते हैं, उनको हमेशा डिसमिस ही होना चाहिए। बिकॉज उन्होंने बहुत सारे जो ऐसे कैंडिडेट रहे होंगे जिन्होंने कई ईयर्स तक जो हार्ड वर्क किया होगा, लेकिन उनको वो जॉब नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उसने कैश दे करके, करप्शन करके उस जॉब को ले लिया। तो जो एक्चुअल में जो कैपेबल कैंडिडेट थे, है ना, उनको पुश आउट कर दिया। और ये जो इनकैपेबल लोग थे जिन्होंने पैसे के दम पर या कहीं पर बटरिंग करके या वो सब चीज करके इन्होंने जॉब पाई थी, तो इनको इनकी जॉब तो हमेशा के लिए जानी चाहिए, इनको जेल भी होनी चाहिए, मेरा तो ये मानना है। क्यों? क्योंकि जब तक करप्शन के अगेंस्ट में लोगों में फियर नहीं होगा, भाई अगर हमने थोड़ा सा भी करप्शन किया, हमने रिश्वत दे के जॉब ली, तब तक ये करप्शन इसी तरह से चलता रहेगा। सीएम ममता बनर्जी ने देखो क्या स्पीच दे दी है, बोल दिया है ये जो टीचर्स हैं, वो चिंता ना करें, हम आपके साथ हैं, कुछ ना कुछ आपके लिए हम करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं बांग्लादेश का पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, मींस बांग्लादेश पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स एंड रिफ्लेक्शन ऑन साउथ एशियन माइनॉरिटीज। ये द हिंदू का एक एडिटोरियल आर्टिकल है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जो कि आपको काफी तो हिस्ट्री में भी लेकर के जाएगा और करंट की सिचुएशन की भी बात करेगा। नॉट ओनली बांग्लादेश बट ऑल्सो पाकिस्तान में माइनॉरिटी की क्या प्रॉब्लम है, या आप बात करें बांग्लादेश की, इंडिया की, उन सब टॉपिक्स पर ये डिस्कस करता है ये आर्टिकल। तो बात स्टार्ट होती है कि वायलेंस अगेंस्ट हिंदूज इन बांग्लादेश सिंस द डेपोजिशन of Prime Minister Sheikh Hasina 2024 raises concerns about status of religious minority। तो बांग्लादेश में रिलीजियस माइनॉरिटी को की जो कंसर्न है वो बहुत ज्यादा सीवियर है। ब्रॉडर कंटेक्स्ट की अगर हम बात करें तो ऐसे ही डिटेरियोरेटिंग जो कंडीशंस है माइनॉरिटीज की, वो ये कहते हैं वो इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में या आसपास कहीं भी हो, सिंस पार्टीशन से ही हो रखी थी। पार्टीशन जब हुआ तो उसका ये प्रॉब्लम मीन्स पार्टीशन जब हुआ इंडिया और जो है पाकिस्तान का, तो उसके पीछे एक इंटेंशन ये भी था कि हिंदू मुस्लिम का जो इश्यूज है रिलीजन को लेकर के, है ना, शायद वो पार्टीशन की वजह से सॉल्व हो जाएंगे। क्यों? क्यों? जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उनके लीडर्स थे वो ये कहते थे कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, तो उन्होंने मुस्लिम्स के लिए अलग कंट्री की डिमांड की। तो एक कंट्री बन गया पाकिस्तान फॉर मुस्लिम्स के लिए, और इंडिया बन गया फॉर हिंदूज के लिए, या मैं कहूँ अदर लोगों के लिए। ठीक है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन सोचा था, जिसको कहा जाता है हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी। तो टू नेशन थ्योरी ने फिर भी काम तो नहीं किया। क्यों? अगर रिलीजन के बेसिस पर डिवीजन, अगर वो परफेक्ट था, सॉल्यूशन था, तो बाद में फिर पाकिस्तान का एक डिवीजन और हुआ और उसमें से दो नेशन बन गए, एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश बन गया। ठीक है। इट मीन्स रिलीजन के बेसिस पर कंट्रीज का डिवीजन कोई सॉल्यूशन नहीं है। पार्टीशन के इम्पैक्ट की अगर हम बात देखें तो इंडिया और पाकिस्तान पर तो रहा ही, वो रिलीजियस माइनॉरिटीज पर खूब सारा उसका इम्पैक्ट रहा और नेगेटिव रहा। ऑफ कोर्स, चाहे वो सिख थे, क्रिश्चियन थे, बुद्ध थे, जैन थे, इन सब ने इस पार्टीशन के जो रिपरकशंस थे उनको झेला था। पार्टीशन की लेगेसी ने कुछ ऐसी चीजें क्रिएट की तो उससे बहुत सारे नए सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स निकल करके आए, जैसे कि पाकिस्तान में मुहाजिर्स, वो वहां जाकर के बसे, इंडिया से गए, आज तक उनको वहां पर एक प्रॉपर सिटीजन का, या मैं कहूँ एक रिस्पेक्टेबल या कॉमन मैन का, या मैं कहूँ कि एक नॉर्मल जैसे सिटीजन अपनी लाइफ जीता है, वैसा स्टेटस इनको आज भी नहीं मिला। वैसे ही बांग्लादेशी जो बांग्लादेश छोड़ करके इंडिया में रिफ्यूजी बन करके आए, वो भी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर ही रहे हैं। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में जो हिंदूज थे उनको वहां से
परसिक्यूशन की वजह से भागना पड़ा, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो, मीन्स नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी जो वहां से भाग करके आई थी, वो प्रॉब्लम इंडिया में भी फेस कर रहे हैं, या म्यांमार जो चले गए वहां पर भी फेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम में ही है। पोस्ट पार्टीशन की अगर हम बात करें तो वो सारे इश्यूज रहे, जैसे इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने ही सिग्निफिकेंट चैलेंजेस को फेस किया, चाहे वो माइनॉरिटीज की जो प्रॉब्लम हो या रेफ्यूजीज की प्रॉब्लम हो। जैसे इंडिया के एक लीडर थे जिनका नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने इसके सॉल्यूशंस को भी डिस्कस किया था, ठीक है। वो इसके सॉल्यूशन पर इन दोनों ने ये कहा था कि चलो भाई पॉपुलेशन का एक्सचेंज कर लेते हैं, मींस आप वहां से हिंदूज को इंडिया भेज दो, हम यहाँ से मुस्लिम्स को वहां पर भेज देते हैं, तो ना वहां पर कोई माइनॉरिटी रहेगी ना यहाँ पर कोई माइनॉरिटी रहेगी, प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। ऐसे ही कुछ मैटर्स पर एक डिस्कशन हुआ था जिसको कहा जाता है नेहरू लियाकत अली अकॉर्ड, 1950 में हुआ था। इसका भी एम क्या था कि दोनों ही कंट्रीज में, इधर पाकिस्तान में इधर इंडिया में बांग्लादेश में, जो माइनॉरिटीज के इश्यूज है वो सॉल्व कर लिया जाए। अब जो नेहरू अली, जो जिसको हम नेहरू लियाकत पैक्ट है, उसने क्या कहा था, safeguard minority rights in Pakistan, but ultimately neglected the rights of Bengali Muslims in East Bengal, leading to formation of Bangladesh in 1970। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब 1950s में नेहरू और लियाकत का जो पैक्ट हुआ, और इन्होंने क्या क्या किस चीज पर फोकस किया, इन्होंने फोकस किया कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी है हम उनके राइट्स पर तो काम करेंगे, लेकिन ये भूल गए कि जो ईस्ट पाकिस्तान था उसमें भी लोगों की माइनॉरिटीज जो है उसकी भी प्रॉब्लम है। तो वही प्रॉब्लम इन्होंने जो सॉल्व नहीं की वो कौन थी, बंगाली लोगों की प्रॉब्लम थी। अब बंगाली जो थे वो अपनी बंगाली लैंग्वेज बोलना चाहते थे, अपने कल्चर को जो है प्रोटेक्ट करना चाहते थे, उस पर ध्यान नहीं दिया गया, और इनका जब भी जो है इनके राइट्स की बात आई तो इनको क्रश कर दिया गया, कुचल दिया गया। अब उसी का परिणाम हुआ बाद में कि बांग्लादेश का जन्म हुआ 1971 में। तो इट मींस यहाँ से ये क्लियर होता है कि आप लोगों को, कोई भी कंट्री हो, सोसाइटी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई हो, अगर पीपल्स के राइट्स को आप लॉन्ग टर्म में केवल आप डिस्ट्रॉय करोगे, इनको सप्रेस करोगे, तो वो बाद में एक वोल्केनो का रूप ले लेते हैं, ठीक है। अगर वो गैस थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे नहीं निकलेगी तो वोल्केनिक ब्लास्ट हो सकता है। पूरा हिस्ट्री इससे भरा हुआ पड़ा है। तो अब देखो, अगर हम उस माइनॉरिटी की प्रॉब्लम को पहले सॉल्व कर देते तो आज साउथ एशिया में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तीन नेशन ना बनाने पड़ते, और तीनों ही आज माइनॉरिटीज के इश्यूज को फेस कर रहे हैं। इंडिया बांग्लादेश इनके रिलेशंस की अगर हम बात करें करंट में, तो इंडिया ने बहुत अच्छा, बहुत बड़ा रोल प्ले किया था कि बांग्लादेश को जो है उसकी लिबरेशन कराई थी, उसको इंडिपेंडेंट कराया था पाकिस्तान, ठीक है। और जो है रिलेशनशिप है, लेकिन आज के टाइम में वो काफी स्ट्रेन हो रखी है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में जितनी भी नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी है उनका परसिक्यूशन, उनका एक्सप्लॉइटेशन, उनके मर्डर्स और वो सब हो रहा है। वहां पर पूरी पॉपुलेशन के अगेंस्ट में जो है एक्शन हो रहा है, और बहुत ज्यादा उनके साथ में वायलेंस हो रहा है। इसीलिए इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन भी कैसे हो गए हैं, वो स्ट्रेन हो गए हैं। अब हमको जरूरत क्या है, व्हाट वी हैव टू डू, रिकैलिब्रेटिंग इंडिया बांग्लादेश टाइज। देखो, अगर हमें इसी तरीके से चलते रहेंगे तो कोई इसका सॉल्यूशन तो नहीं निकलेगा। इंडिया ने हमेशा फोकस किया है कि रिलेशनशिप जो बांग्लादेश के साथ में है वो सॉल्व हो, उसकी पॉपुलेशन के इश्यू सॉल्व हो, वहां के जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर भी वो काम करे, लेकिन इन सब के साथ में इंडिया को अपनी एक पॉलिसी में चेंज करना हो। मींस अभी तक ये क्रिटिसिज्म होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो मोस्टली शेख हसीना की गवर्नमेंट पर या उस शेख हसीना की पॉलिटिकल पार्टी पर डिपेंड है। जब जो है बांग्लादेश में शेख हसीना की गवर्नमेंट होती है तो हमारे रिलेशंस अच्छे होते हैं, जब उसके अलावा किसी और की गवर्नमेंट होती है तो हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं होते। तो इंडिया के रिगार्डिंग में ये कहना है कि हमको अब अपने आप को किसी एक पॉलिटिकल पार्टी पर डिपेंड नहीं करना होगा। हमको बांग्लादेश की पॉपुलेशन, वहाँ के अदर जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ में रिलेशंस को ठीक करना होगा। और बांग्लादेश का जो सेक्युलर फैब्रिक है इस फ्रेजाइल, वो बहुत ही कमजोर है, वहां पर सेक्युलरिज्म जैसी कोई चीज नहीं है।
नो क्लियर कंसेंसस अमंग आइडियोलॉजिकल फैक्शंस। वहां पर जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनमें आपस में कोई कंसेंसस नहीं। इंटरकनेक्टेड फेट ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज, ये कह रहे हैं वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, सबके जो माइनॉरिटीज हैं वहां पर वो कहीं ना कहीं रिलीजन की वजह से आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ना तो नेहरू और लियाकत का पैक्ट इसको सॉल्व कर पाया और ना ही आज के लीडर्स इसको हमें सॉल्व करते हुए दिख रहे हैं। दूसरा फिर ये कहते हैं कि देखो हमारी सबकी एक शेयर्ड हिस्ट्री है, चाहे वो हिंदूज हो या मुस्लिम हो, साउथ एशिया में अगर हम बात करें। अब ये कह रहे हैं कि देखो हमने बांग्लादेश को देख लिया, हमने पाकिस्तान को देख लिया, अफगानिस्तान का भी एग्जाम्पल ले लिया, ईरान का एग्जाम्पल ले लिया। ये कह रहे हैं कि ये जितने भी कंट्रीज हैं वहां पर कहीं पर भी सेक्युलर डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पर ना तो डेमोक्रेसी है ना ही वहां पर सेकुलरिज्म है। ये कहते हैं और इन सारी जगह पर जितने भी माइनॉरिटीज हैं उन सबको कुचल दिया गया, खत्म कर दिया गया। ये कहते हैं कि इसीलिए कंट्री में हमको सेक्युलर डेमोक्रेसी के इंपॉर्टेंस को समझना होगा। ठीक है, तो माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको सिक्योर करने के लिए हमको क्या चाहिए? सेक्युलर डेमोक्रेसी चाहिए। न्यू इनिशिएटिव लेने होंगे, केवल इंडिया को नहीं बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश सबको लेने होंगे वहां पर माइनॉरिटी को सेव करने के लिए। पॉलिटिकल रेटिक्स से बचना होगा और एक चीज पर ये फोकस करते हैं, ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान में बैठे हुए लोग ये कहेंगे कि हम जो है आप इंडिया में मुस्लिम्स को प्रोटेक्ट करने की बात करें, और जो इंडिया में बैठे हुए लोग अदर कंट्रीज में हिंदू को प्रोटेक्ट करने की बात करें, तो ये चीजें कभी सॉल्व नहीं होंगी। इनका ये कहना है, बात ये है कि आप ये देखो कि कौन कहाँ पर माइनॉरिटी में है। अगर बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी में है, सिख, जैन, बौद्ध जो है, क्रिश्चियन वगैरह ये सब, अगर वहाँ पे माइनॉरिटीज के साथ में इशू है तो आपको ये देखना होगा कि उनके लिए भी आवाज उठाएं। ऐसा नहीं करना होगा कि केवल हिंदू हिंदू के लिए आवाज उठाए और मुस्लिम्स मुस्लिम्स के लिए आवाज उठाए। मीन्स हमको ये देखना होगा कि माइनॉरिटीज के लिए आवाज जो है उठानी होगी, वॉइस उठानी होगी, तब साउथ एशिया की प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। नेक्स्ट हमारे पास में है जो इम्पोर्टेंट न्यूज, वो है इन अ पॉसिबल टर्न अराउंड फॉर टाइज, मोदी एंड यूनुस टू हैव टॉक्स इन बैंकॉक। अभी तक ये मीन्स आइडिया नहीं हो रहा था कि क्या मोदी जी और मोहम्मद यूनुस जो कि बांग्लादेश की तो कॉल्ड इंटरिम गवर्नमेंट के जो है सुप्रीम एडवाइजर है, इनके बीच में मीटिंग की बात को लेकर के अभी थोड़ा कंफ्यूजन कि क्या हमारी जो है पीएम मोदी और यूनुस इनकी कोई मीटिंग हो पाएगी। तो अभी तक तो ऐसा लग नहीं रहा था, लेकिन अभी बिम्स्टेक की जो मीटिंग बैंकॉक में थाईलैंड में हो रही है, वहां पर ये बात क्लियर हो गई कि नरेंद्र मोदी साहब और जो है बांग्लादेश के गवर्नमेंट के एडवाइजर है मोहम्मद यूनुस, इनकी मीटिंग हो जाएगी। मीन्स वहां से ये शेड्यूल कंफर्म होकर के आ गया है और दिस विल बी द फर्स्ट मीटिंग जब से इंटरिम गवर्नमेंट बनी है बांग्लादेश में, नई गवर्नमेंट आई है शेख हसीना को हटाने के बाद, तब से इंडिया के सुप्रीम लीडर या और उधर के बांग्लादेश के लीडर की ये पहली मीटिंग होगी, है ना। कहाँ पर होनी है ये? सिक्स सिक्स बिम्स्टेक समिट में होने वाली है। ठीक है, सिक्स जो है नंबर की बिम्स्टेक मीटिंग होगी और ये पहली जो है इन पर्सन मीटिंग होगी, इन पर्सन, क्योंकि जब से कोविड आया था तब से अब तक इनकी जो पर्सनल मीटिंग्स वगैरह नहीं हो पा रही थी। तो इससे ढाका मीन्स बांग्लादेश, दिल्ली मीन्स इंडिया, दोनों के बीच में जो टेंशन है उनको शायद सॉल्व करने का चांस मिलेगा। अब वो एक तरफ सॉल्व करने का चांस मिलता भी तो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम में डाल दिया किसने? मोहम्मद यूनुस साहब ने जो बात कही कि बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और इंडिया के जो साउथ ईस्ट जो है नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, है ना, तो उनको ये कहा कि भाई चाइना की ही वो एक्सटेंशन हैं, चाइना की इकोनॉमी के एक्सटेंशन हैं। तो एक तरफ से कह दिया कि भाई ये भी लार्जर कॉन्सेप्ट में चाइना के पार्ट है इकोनॉमिकली। इसको लेकर के बहुत सारा बवाल हुआ, प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है और जो है पॉलिटिकल डायलॉग्स वगैरह में प्रॉब्लम आई है। तो ये मीटिंग होने वाली है कहाँ पर? थाईलैंड में। थाईलैंड में बाकी इंडिया के साथ के लिए एक अच्छी बात ये होने जा रही है कि बायलिटरल टॉक्स होनी है मोदी साहब और थाईलैंड के जो पीएम है पाइलचोंगचम शिनवात्रा, पी शिनवात्रा इनका शॉर्ट में नाम होता है कई बार।
कि इंडिया और थाईलैंड अब स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन जाएंगे, क्योंकि इनका पैक्ट जो है वो एग्रीमेंट साइन हो जाएगा। तो इट मींस अब इंडिया और थाईलैंड के जो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, और केवल ट्रेड रिलेशन न रह करके मिलिट्री, सिक्योरिटी, है ना, इंटेलिजेंस, सब में हमारे रिलेशन उनके साथ में अच्छे हो जाएंगे। दूसरा, मोदी साहब की मीटिंग नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली साहब से भी होने वाली है। ये भी काफी समय से एंटी इंडिया रैटेट को वह आगे बढ़ा रहे थे। बाकी श्रीलंका के पीएम हैं हरिनी अमरसूरिया, इनके साथ में भी इंडियन पीएम की मीटिंग होने वाली है। दूसरा, भूटान के जो पीएम है वो है शेरिंग टोब्गे, इनके साथ में भी मीटिंग इंडिया की होने वाली है। तो काफी चीजें अच्छी हो सकती है। अब जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने टैक्स लगाए थे उसको लेकर के ईयू क्या क्या कहना है, मीन्स यूरोपियन यूनियन, इस पर यूएसए ने जो टैरिफ्स लगाए हैं उसको लेकर के। तो यूरोपियन जो यूनियन के कमीशन के जो प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डेर लेन, है ना, ये नाम याद रख लेना, कई बार ये पूछा गया। उन्होंने कहा है कि हम भी इनको रिस्पॉन्ड करने के लिए वेल प्रिपेयर्ड हैं, और बहुत जल्दी ये सब उस पर हम करेंगे कि ट्रंप साहब ने जो 10% टैक्स लगाया सारे प्रोडक्ट्स पर, उसके लेकर के हम काम करें। ये चीजें तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। ये द हिंदू का अनोदर आर्टिकल था। यहाँ पर यूरोपियन यूनियन का कहना है कि हम सारे कंट्रीज जो यूरोप के हैं अपने ट्रेड को इंटरनली हम चीजों को सॉल्व करेंगे, और यूएसए की वजह से जो कैओस क्रिएट होगा उसको हम सॉल्व करेंगे। मींस यहाँ ईयू ने एक इशारा कर दिया कि हम ज्यादातर यूएसए वगैरह पर डिपेंड रहने की बजाय हम ईयू के अंदर अंदर अपने ट्रेड को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। चाइना ने रिस्पॉन्स ये कहा है कि फॉर्मली अपोजेस, बहुत मीन्स को जो है अपोज किया है, और कहा है कि हम इस पर काउंटर मेजर्स लेने वाले हैं। चाइना ने तो ये तक कह दिया कि जल्दी से जल्दी चाइना इसको वापस कर ले, और चाइना पर तो इन्होंने अराउंड 34% का टैक्स लगाया है। चाइना का रिएक्शन कैसा है कि भाई ये सीरियसली हार्म करेगा, और ये जो रूल्स है के अकॉर्डिंग नहीं है, जो टैक्स है वो इंटरनेशनल रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है, और वर्ल्ड के ट्रेड को सीरियसली हार्म करेगा। यूएसए को चाहिए कि वो इसको इमीडिएटली कैंसिल कर दे। क्यों? क्योंकि एंडेंजर ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ये हार्म करेगा अल्टीमेटली। ठीक है। और एक चीज और कही है चाइना ने, ये कहा है टिपिकल यूनिलिटरल बुलिंग प्रैक्टिस, मीन्स जो यूएसए है वो पूरे वर्ल्ड के अदर कंट्रीज को क्या कर रहा है, बुलिंग कर रहा है, उनको धमका रहा है, और वो भी अकेला अकेला। ठीक है। तो बाकी टैक्स वगैरह इन सब पर यूएस जो है, कभी चाइना की मिनिस्ट्री का कुछ स्टेटमेंट आ रहा है, तो कभी यूएसए की तरफ से स्टेटमेंट आ रहा है। यूएसए के लिए चाइना ने एक बात और कह दी है कि भाई ये जो प्रोटेक्शनिज्म है इसकी कोई एग्जिट रैंक नहीं होती, कि अगर कंट्रीज प्रोटेक्शनिज्म की तरफ आगे बढ़ते हैं तो ये बढ़ता ही जाता है। क्या होता है प्रोटेक्शनिज्म, आप बताइए मुझे कमेंट्स में। चाइना का रिस्पॉन्स हमने देख ही लिया कि भाई चाइना की इकोनॉमी पर इसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी चाइना, ठीक है, अपने डेब्ट क्राइसिस को फेस कर रहा है। चाइना का जो प्रॉपर्टी सेक्टर है, रियल एस्टेट सेक्टर है, बहुत बुरी तरह से डूबा हुआ है। ठीक है, वहां पर डिमांड वगैरह सबकी प्रॉब्लम आ रही है, और इधर से यूएसए ने टैक्स लगा दिया। तो चाइना की जो इकोनॉमी है उसको जो है बड़ा झटका लगा है, इससे शॉक लगा है, बड़े हार्म्स उसको होने वाले हैं। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं न्यू सेशन में नए टॉपिक्स के साथ में। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।